एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। हम लोगों ने जो एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया था उसका ये थर्ड लेक्चर है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल जो है, वैदिक एज जो है, इसे आर्यन एज भी बोला जाता है एंड इसे आयरन एज भी बोला जाता है। तो वैदिक एज बोलने का रीज़न क्या है? तो उसका रीज़न ये है, उस टाइम पीरियड में जो था, इसी टाइम पीरियड में वेदों की रचना होती है और इससे रिलेटेड जो भी ग्रंथ है सारा कुछ जो है इसी टाइम पीरियड में होता है। इस वजह से इसे वैदिक एज बोलते हैं। वो जो उस टाइम में वेदास का जो रचना होती है ग्रंथ की, वो मेन सोर्स है, चीफ सोर्स है इन्फॉर्मेशन का अबाउट दैट ईरा। अभी जो हम लोग उस टाइम पीरियड के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो उसी वेदों की मदद से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, ये वेद जो है चार तरह के होते हैं, चार टाइप के वेद होते हैं। वो होते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। हम लोग सुपरफिशियली देख लेते हैं, अभी आगे हम लोग सारा वेद जो है डिटेल में देखेंगे। तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें हम लोग वर्ण के बारे में जानते हैं, चार तरह के वर्ण जो होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे वर्ण हैं। तो ये ऋग्वेद जो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है? तो वर्ण के बारे में देता है और मंत्र के बारे में, ये सारा चीज़ ऋग्वेद से जानते हैं। यजुर्वेद में हम लोग क्या जानते हैं? तो पूजा पाठ, कर्म कांड वगैरह सब, युद्ध वगैरह, ये सारा चीज़ जो है यजुर्वेद की मदद से हम लोग जानते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना सामवेद। सामवेद जो है हम लोग संगीत के बारे में जानते हैं, यह हमें संगीत से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है और क्लासिकल सॉन्ग वगैरह जो भी है ये सब कुछ जो है सामवेद से लिया गया है। अथर्ववेद जो है ये सबसे नया वेद है, ये न्यू वेद कहलाता है, जो सबसे लास्ट में इसकी रचना होती है। और इसकी रचना कौन करते हैं? तो नॉन आर्यन करते हैं। इस वेद में जो है हमें इन्फॉर्मेशन देता है जादू टोना टोटका वगैरह सब, वशीकरण वगैरह सब, ये सारा चीज़ अथर्ववेद से जानते हैं। ये उस टाइम में भी होता था और आज के टाइम में भी होता है। आप लोगों ने जो ट्रेन वगैरह में भी देखा होगा, कुछ पंपलेट लगा रहा था वशीकरण वगैरह टाइप से, प्यार से रिलेटेड, खोया प्यार वगैरह सब, प्यार में धोखे वगैरह सब, ये सब चीज़ बाबा मस्तानी, बाबा बंगाली से मिले, जोक से पाठ। फिर अब हम देखते हैं आर्यन एज इसे क्यों बोलते हैं। आर्यन जो होते हैं इसी टाइम पीरियड में जो है आर्यन जो है सेंट्रल एशिया से इंडिया आते हैं, इस वजह से आर्यन एज बोला जाता है। आर्यन जो है अपने आप को नोवेल बोलते थे और ये किस टाइप का ज़िंदगी जीते थे? एज ए नोमैडिक लाइफ जीते थे, जो बंजारे की ज़िंदगी जीते थे। जो पहले जो है एक जगह रहते थे, वहाँ के रिसोर्सेज जो है सारा रिसोर्स को यूटिलाइज करके, जब वहाँ का रिसोर्स ख़त्म हो जाता था तब दूसरी जगह जाते थे। ये आर्यन जो थे वेल एजुकेटेड पर्सन थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे और इन्हें जो है संस्कृत का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, इस वजह से ये अपने आप को नोवेल बोलते थे। फिर मैंने बोला था इसे आयरन एज भी बोलते हैं। आयरन एज बोलने का रीज़न क्या है? तो लेटर वैदिक काल में जो है सबसे पहली बार आयरन यूज़ किया गया था। इससे पहले जो है आयरन कभी यूज़ नहीं हुआ था। सबसे पहली बार आयरन जो है वर्ल्ड में कहाँ यूज़ होता है? वो है टर्की में। एक कम्युनिटी है टर्की का जिसका नाम है हेथिस कम्युनिटी। और इंडिया में सबसे पहली बार कहाँ होता है? तो मगध के टाइम पीरियड में आयरन का सबसे पहली बार यूज़ होता है। इस वजह से मगध का इतना ज़्यादा एक्सपांड होने का, इतना स्ट्रांग होने का रीज़न यही सारा रहता है, क्योंकि आयरन की मदद से ही जो है एग्रीकल्चर भी अच्छा करते हैं, वार में भी यूज़ होता है, औजार वगैरह बनाने के लिए, हथियार वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वैदिक एज, वैदिक काल। ये वैदिक काल जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद जो है तब ये स्टार्ट होता है। और ये सारा हमें कहाँ से पता चलता है? तो वैदिक टेक्स्ट की मदद से हम लोग जानते हैं, जो कि वैदिक टेक्स्ट की मदद से हम लोग ये जानते हैं, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के ख़त्म होने के बाद वैदिक कल्चर, वैदिक एज स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी वही दिया हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो कि ये जो टेक्स्ट है वैदिक टेक्स्ट, ये किसके द्वारा कंपोज किया गया था, ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो वो है इंडो आर्यन के द्वारा ये लिखा गया था। इसकी रचना कौन करते हैं इस वैदिक टेक्स्ट के? तो वो है इंडो आर्यन, इसकी रचना करते हैं। ये वैदिक टेक्स्ट जो थे ये हमें भाषा और संस्कृति के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, उस टाइम का जो वहाँ का कल्चर क्या था, लैंग्वेज वगैरह क्या था, यही टेक्स्ट जो है इन सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ऋग्वेद की रचना कौन करते हैं? तो वो आर्य करते हैं, जिसका मीनिंग होता है संस्कृत में मैन ऑफ गुड फैमिली, मीन्स अच्छे परिवार के लोग
तो ये किसका मीनिंग होता है? तो आर्य का मीनिंग होता है। ये जो है ऋग्वेद की रचना करते हैं। तो आर्यन से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, लेकिन इसमें से जो एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है सेंट्रल एशियन थ्योरी। ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, अभी भी इसे यूज किया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। और इसके अलावा जो भी थ्योरी है बस सुपरफिशियली देख लीजिएगा, याद करने का उतना ज़रूरी नहीं है, बट देख लीजिएगा एक नज़र से, हो सकता है एग्जाम में यदि आ जाए तो हेल्प मिलेगा। ये जो किसके द्वारा दिया गया था सेंट्रल एशियन थ्योरी? तो मैक्स मूलर के द्वारा। उन्होंने ये बताया था आर्यन जो है ये कहाँ से आते हैं? तो सेंट्रल एशिया से आते हैं। और ये किसके किसके आधार पे ये ऐसा बात बोलते हैं, ये बातें बताया जा रहा है, इसका बेसिस है लिंग्विस्टिक बेसिस है। जो दो ग्रंथ है अवेस्ता और वेदास, ये दो ग्रंथ है, ये कहाँ के ग्रंथ है? तो ये इंडिया के ग्रंथ है, और वेस्ता जो है ईरान के ग्रंथ है। ईरान, इस दोनों की जो लैंग्वेज है, इस दोनों की लिंग्विस्टिक बेसिस जो है, भाषा जो है सेम है। इसी के बेसिस पे मैक्स मुलर ने थ्योरी दिया था दैट आर्यन जो कहाँ से आते हैं? तो सेंट्रल एशिया से इंडिया आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है यूरोपियन थ्योरी। तो यूरोपियन थ्योरी ये किसके द्वारा दिया गया था? जॉन्स के द्वारा दिया गया था, मोरगल वगैरह के बारे में द्वारा दिया गया था। इसमें यह बताया गया है जो आर्यंस है, यूरोपियन आर्यन माइग्रेट टू इंडिया, इंडिया आते हैं। और ये भी, इसका भी बेसिस क्या रहता है? ये किस बेसिस पे ऐसी बातें बोलते हैं? तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये भी बातें बोलते हैं। इसमें ये बोलते हैं संस्कृत है और यूरोपियन लैंग्वेज जो है ये दोनों सेम है, दोनों का ओरिजिन क्या है? सेम है, संस्कृत का और यूरोपियन लैंग्वेज का। फिर अपना नेक्स्ट थ्योरी है वो है आर्कटिक थ्योरी। ये किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इसमें यह बताया गया है दैट जो ये जो आर्यन है ये कहाँ से आते हैं? आर्कटिक रीजन से आते हैं, साउथ पोल वाले रीजन से आते हैं। ओरिजिनल उसका घर कहाँ है? तो वो आर्कटिक में है। और ये किसके बेसिस बोलते हैं, ये किस आधार पे ऐसी बातें बोलते हैं? तो ऋग्वेदिक में जो एक्सट्रीम कोल्ड और लॉन्ग डेज दिया हुआ है, जो कि लंबे समय अवधि दिया है, उसके आधार पे ये ऐसी थ्योरी देते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया आर्कटिक थ्योरी? तो वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है। फिर नेक्स्ट है तिब्बत थ्योरी। तिब्बत थ्योरी कौन देते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती देते हैं। इसमें ये बोलते हैं जो आर्यन जो है, आर्यन का ओरिजिनल घर कहाँ है? वो है तिब्बत है। और ये किस बेसिस बोलते हैं? इसका भी क्या बेस रहता है? इसका भी बेस रहता है वैदिक टेक्स्ट के, इसी के बेसिस पे ये ऐसी बातें बोलते हैं दैट जो कि आर्यन का जो ओरिजिनल घर कहाँ है? तो वो है तिब्बत में। फिर आता है इंडियन थ्योरी। इंडियन थ्योरी में क्या है? तो ये बताया गया इंडियन थ्योरी में जो कि जो आर्यन जो थे ये कहाँ पे रहते हैं? तो सप्त सिंधु रीजन में, इंडस और सरस्वती के दुआब वाले रीजन में ये लोग इंडिया में रहते हैं। और इसका कहाँ से प्रमाण मिलता है? इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है? तो वैदिक रिचुअल और हिम्स के मदद से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है, और वहाँ की नदियों और वनस्पतियों का उल्लेख करता है। एक्सेप्टेड व्यू आप लोग इसे देख लीजिएगा। फिर है अर्ली वैदिक। हम इसे मैप में अब देखते हैं, मैप के मदद से। देखिए एक टाइमलाइन दिया हुआ है अर्ली वैदिक पीरियड का, कहाँ से कब तक है? 1500 बीसी से 1100 बीसी। और लेटर वैदिक का टाइम पीरियड क्या है? लेटर वैदिक टाइम पीरियड कब से कब तक है? तो 1100 बीसी से 600 बीसी तक। इस मैप में ये बताया गया है ये जो आर्यंस जो थे ये कहाँ से आते हैं? तो खैबर पास से आते हैं। ये इंडो आर्यन जो है जो खैबर पख्तून वाले रीजन से, खैबर पास वाले रीजन से भारत एंट्री करते हैं। और धीरे धीरे ये जो है दुआब वाला रीजन, ये वाला जो है दुआब वाले रीजन से में पहले रहते हैं, देन ये जो है विंध्याचल वाले रीजन में तक जाते हैं।
फिर अब देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड जो है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का टाइमलाइन क्या है। अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था, इसका टाइमलाइन है 1500 बीसीई से लेके 1500 बीसी से 1000 बीसी तक जो है अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको हम लोग ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैदिक पीरियड दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है अर्ली वैदिक, दूसरा होता है लेटर वैदिक। इसको क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक भी बोलते हैं, ऋग वैदिक। और इसमें जो है लेटर वाला जो मतलब बाद वाला जो भी वैदिक पीरियड है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारा चीज जो है इसमें लेटर वैदिक में पढ़ेंगे। इस वजह से बोला था मैंने ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या है, अर्ली वैदिक का 1000 बीसी से 1500 बीसी से 1000 बीसी है। फिर नेक्स्ट आता है लेटर वैदिक ईरा। इसका टाइम पीरियड क्या है, 1000 बीसी से 500 बीसी तक। इसमें जो है दो चीज पढ़ते हैं, ऋग्वेद के कुछ बुक्स हैं, बुक्स नंबर 8, 9, 10, और सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और ये सारा चीज जो है अलॉन्ग विथ हम लोग अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ये सारे जो वैदिक लिटरेचर है, ये सब कुछ जो है हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, लेटर वैदिक में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं जो इसमें जो दिया गया है, जो वैदिक टाइम पीरियड था, इस टाइम में कुछ नदी के जो नाम जो है उस टाइम में क्या बुलाया जाता था, उस टाइम में किस नाम से बोला जाता था, और अभी किस नाम से बोला जाता, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। उस वैदिक टाइम पीरियड में जो है सिंधु नदी बोला जाता था, जिसे अब क्या बोलते हैं, इंडस रिवर। सरस्वती को क्या बोलते थे, सरस्वती। आकाशनी को चिनाब बोलते हैं। विपाशा जो उस टाइम में बोला जाता था वो ब्यास बोलते, वो विपाशा बसु वाला नहीं, विपाशा उस टाइम में बोलते थे, अब ब्यास बोलते हैं। सुतिद्री जो है उसको सतलज बोलते हैं। वितस्ता को किस क्या बोलते हैं, अब झेलम बोलते हैं। सदानीरा को कहाँ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब गंडक बोलते हैं, जो बिहार वाले रीजन में ये फ्लो करता है। परुष्णी को क्या बोलते हैं, तो रावी नदी बोलते हैं। जो कुछ कुछ में इंपॉर्टेंट है इसे मैं मार्क कर देता हूँ, जो एग्जाम में आए हुए, एक इंडस आया हुआ है, सरस्वती आया हुआ है, सदानीरा भी आया हुआ है, अकस्नी भी आया हुआ है, लगभग विपाशा, ये लगभग सारे में से एक बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में। ये वैदिक लिटरेचर जो है हमें, ये स्रोत है, मेन सोर्स, मेन सोर्स है, मेन सोर्स टू नो रिगार्डिंग द वैदिक एज, मेन सोर्स टू नो अबाउट वैदिक एज। वैदिक एज के बारे में हम किसके मदद से जानते हैं, तो वैदिक लिटरेचर के मदद से जानते हैं। वैदिक लिटरेचर का सिंपल मीनिंग क्या होता है, तो नॉलेज, ज्ञान होता है। इसका अर्थ क्या होता है, वैदिक साहित्य का मीनिंग क्या होता है, वो होता है नॉलेज। ये जो है प्राइमरी सोर्स कहलाता है वैदिक लिटरेचर, जो कि उस टाइम के सिविलाइजेशन के बारे में, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए प्राइमरी सोर्स है वैदिक लिटरेचर। ये जो है वैदिक लिटरेचर उस टाइम में जो है मौखिक रूप से, ओरली जो था, एक पीढ़ी से लेकर दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर होता था। जैसे गुरुकुल में जो आपने देखा होगा, फोटोज वगैरह में, वीडियोज वगैरह में भी देखा होगा, टीचर जो है ओरली बच्चों को सिखाते थे, उसी तरीके से जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता था। ये उस टाइम की बातें हैं, ये जब तक जो है वैदिक लिटरेचर लिखा नहीं गया था, जब तक वो जो कंपाइल्ड नहीं किया गया था, राइट डाउन नहीं किया गया था, उससे पहले जो है वेदों को जो है ओरली जो है ट्रांसफर किया जाता था, बताया जाता था। जो वैदिक लिटरेचर में हम लोग चार चीज पढ़ेंगे, चार जो होता है, ये होता है अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद एंड वेदा एंड संहिता। इस सभी को मिला के मैंने क्या बोला, वैदिक लिटरेचर में, वैदिक लिटरेचर, इसमें क्या पढ़ेंगे, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद एंड चौथा क्या होता है, वेद। इस सभी को क्या बोलते हैं, श्रुति बोलते हैं।
फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम लोग शुरू करेंगे ये जो चार जो वैदिक लिटरेचर था, कौन कौन से, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे वेदा के बारे में। वेद के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स है सब कुछ हम लोग यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं वेद से। ये देखिए इस फोटो में दिया हुआ वेद जो है चार तरह के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। वेद का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है नॉलेज। मीनिंग ऑफ वेद इज नॉलेज, ज्ञान। और चार तरह के वेद कौन कौन से हैं? एक होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और ये चारों वेद किसके द्वारा कंपोज किया था, किसके द्वारा कंपोज करके किया गया है? वो है अपौरुष। ये जो है ऋग्वेद, यजुर, अथर्व, सामवेद, ये चारों जो किसके द्वारा कंपोज किया गया था? तो कंपोज्ड बाय अपौरुष। अब तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं, ये सबसे पुराना वेद है। सबसे पहले इसी की रचना होती है। इस वजह से जो है यूनेस्को जो है इसे वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज साइट में इसे एक नाम दिया है। किसे? तो ऋग्वेद को मानवीय, यूनेस्को इसे जो है विश्व मानवीय धरोहर में की सूची में इसे शामिल किया है। ऋग्वेद में टोटल कितने हिम्स है, टोटल कितने श्लोक है? तो 1028 हिम्स है, श्लोक है। और इसमें कितने मंडल है? तो टोटल 10 मंडल है या 10 बुक है। ये जो 10 मंडल दिया हुआ है, इस पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो टोटल 10 जो मंडल दिया हुआ है, जो कि सेकेंड टू सेवेंथ मंडल ये अर्लीस्ट मंडल है। एंड फर्स्ट 8, 9, 10 ये सारे जो है ये लेटेस्ट मंडल है। इसकी रचना सबसे बाद में होती है, लेटेस्ट मंडल है। फिर दिया हुआ है मंडल 2 to 7 टर्म एज फैमिली बुक। इसको क्या बोलते हैं? पारिवारिक पुस्तकें बोलते हैं। एट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफिक सीयर फैमिली, जिन्हें विशिष्ट दर्शक और महर्षियों के परिवार से जोड़ा गया है। जो पारिवारिक पुस्तकें हैं 2 से 7 तक, इसे जो है महर्षियों या दर्शक के परिवार से जोड़ा गया है। मंडल 8 से 10 है। 8, 9, 10 जो है ये किसे डेडिकेट किया गया है? तो कुछ भगवान जो है, कुछ देवताओं को ये समर्पित किया गया। वो कौन कौन से देवता है? तो इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, ये सारे जो है, सूर्य, मित्र, ये सारे देवता को कौन कौन से मंडल डेडिकेट किया गया? तो मंडल नंबर 8, 9, 10। मंडल 10 जो है प्रेज किसकी प्रशंसा करते हैं? तो नदियां की प्रशंसा करते हैं, या और नदिया सूक्त एंड पुरुष सूक्त के इस सबों चीज का, ये जो है रिचुअल्स का ये प्रशंसा करते हैं। हम इन सब चीजों के बारे में कहां से जानते हैं? तो मंडल नंबर 10 से जानते हैं। और ये जो यजुर्वेद है, इसके उपवेद देखिए, वेद जो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उपवेद भी जो है टोटल 4 है। तो ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? तो वो है आयुर्वेद। ये नाम रखिएगा, जो कि डायरेक्ट पूछा गया है। जो कि ऋग्वेद के उपवेद का क्या नाम है? तो वो है आयुर्वेद। आयुर्वेदा जो है इसके उपवेद कहलाते हैं। इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट है, बता देता हूँ, इसमें नहीं मेंशन किया गया है। वो है जो ऋग्वेद में जो है 2 नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ऋग्वेद में 2 नदी इंपॉर्टेंट थे। एक तो है सिंधु, दूसरा सरस्वती नदी। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट नदी थी। और ये जो सरस्वती जो है ये सैक्रेड रिवर थी। सैक्रेड रिवर मीन्स पवित्र नदी थी। और ये देख लीजिए गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र जो जानते हैं हम लोग, ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो पढ़ते हैं, तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया। और ऋग्वेद के कौन से मंडल से? 3rd मंडल से। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? 3rd मंडल से।
थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद। और किसके द्वारा गायत्री मंत्र की रचना कौन करते हैं, उसका क्या नाम है, तो वह है विश्वामित्र। विश्वामित्र। कास्ट सिस्टम जो है, कास्ट के बारे में एंड रिवर के बारे में, ये कौन से मंडल में दिया हुआ है, ये 10th मंडल में दिया हुआ है। जान गए ये चीज। और उस टाइम में जो ये कास्ट सिस्टम दिया हुआ था, अभी जैसे क्या है कास्ट सिस्टम, ये जन्म के बेसिस पे है। अभी जो जिस कास्ट में जन्म लेगा वह उसी कास्ट का कहलाएगा। उस टाइम में जो क्या था, कर्म के बेसिस पे था। जो जैसा कर्म करेगा उसके अकॉर्डिंग जो है उसे वो कास्ट मिलेगा, बेस्ड ऑन कर्मा। जिस तरह का काम करेगा वैसा उसे कास्ट मिलेगा, वैसा जो है वर्ण मिलेगा। इस वजह से एक घर में एक से ज्यादा वर्ण के, एक से ज्यादा कास्ट के पीपल जो है उस टाइम में होते थे। इसके चीफ प्रीस्ट जो है, ये बहुत जरूरी है, ये भी याद रखिएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट। इसके चीफ प्रीस्ट क्या कहलाते थे, चीफ प्रीस्ट का क्या नाम होता था, तो वो था होत्री। अलग पेन से लिख देता हूं, होत्री। उस टाइम में जो है, ऋग्वेद के टाइम में इंपॉर्टेंट कौन कौन से एनिमल यूज होता था, वो है कॉ एंड हॉर्स जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एनिमल थे। और कॉ को क्या किस लिए यूज करता था, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता था, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और दो चार पॉइंट बता देता हूं। जो है एक बैटल ऑफ 10 किंग्स है, दशराज युद्ध जो होता है, यहीं पे लिख देता हूं, बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग, दशराज युद्ध, दशराज युद्ध। ये कहाँ पे, ये जो लड़ा जाता है किसके किसके बीच में, सुदास जो आर्यन लीडर थे और सांबर जो 10 राजाओं का किंग था, इस दोनों के बीच ये युद्ध होती है। और इसमें जो है सुदास जो है आर्यन लीडर, वो जीत जाते हैं। और ये कौन से नदी के बीच, किस नदी के किनारे होता है, तो परसनी नदी के किनारे, जो जिसे रावी नदी भी बोलते हैं, वहीं पे होता है। तो हम लोगों ने ऋग्वेद के रिगार्डिंग सारा पॉइंट देख लिया। बस इतना देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड एक भी पॉइंट नहीं छूटा है ऋग्वेद से रिलेटेड। और जो भी क्वेश्चन आया हुआ है मैंने इसमें सारा कुछ लिख दिया है। इसमें टोटल कितने हिम्स हैं, कितने मंडल्स हैं, कौन कौन से मंडल पुराने हैं, कौन से मंडल नए हैं, इसके उपवेद क्या है, इसके पृष्ठ के क्या नाम थे, और ये जो बैटल ऑफ 10 किंग्स जो है ये कहाँ पे लड़ा गया था, ये सब कुछ मैंने इसमें बता दिया है। इसके इंपॉर्टेंट नदियाँ भी मैंने बता दिया है। और गायत्री मंत्र जो है ये कौन से मंडल से लिए गए हैं, ये सारा कुछ। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट कौन सा वेद है, तो वो है सामवेद। सामवेद जो है, हम लोग इससे जो है सामवेद से सॉन्ग्स क्लासिकल सॉन्ग्स जो है इसी से लिया गया है। इस सॉन्ग वेद को हम लोग, यदि सामवेद को क्या बोलते हैं, वेदाज ऑफ चांट्स, मतलब गानों का वेद इसी को बोला जाता है। मध्यकालीन काल में जो था, मेडिवल पीरियड के टाइम में तानसेन द्वारा गाया गया प्रसिद्ध ध्रुपद राग शामिल किया गया है। सामवेद में जो है, जो तबला वादक थे तानसेन, शहनाई जो बजाते थे सॉरी, तानसेन जो है उसके जो ध्रुपद राग जो है उसको इसमें शामिल किया गया था। सामवेद के अलग अलग ब्रांचेज कौन कौन से हैं, तो शाखाज कौन कौन से, उसका क्या नाम है, कोथुमा, रनियानिया एंड जेमानिया, ये सारे जो है इसके शाखाज है किसके, सामवेद के। और इसके उपवेद जो है, सामवेद के उपवेद का क्या नाम है, तो उसका नाम है गांधर्व वेद। गांधर्व वेद जो है सामवेद के उपवेदा का नाम है। और इसके पृष्ठ का क्या नाम है, इसके पृष्ठ का क्या नाम है, तो वो है युद्ध गायत्री, युद्ध गायत्री। देख लिया सामवेद से रिलेटेड। ये जो सारे गामा प ध नि, ये सारा चीज जो है सामवेद में ही दिया गया है। फिर आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसमें हम लोग रिचुअल्स, कर्म कांड वगैरह सारा कुछ जो है, ये सारा चीज हम लोग यजुर्वेद से जानते हैं। इसी में जो है क्या क्या दिया हुआ है, रिचुअल्स जो है, जो भी कर्म, जो धार्मिक जो प्रचलन चलता आ रहा है, ये सारा चीज यजुर्वेद में दिया हुआ है। वो सारे सेक्रीफाइस वगैरह सब चीज जो है
यजुर्वेद में दिया हुआ है। इसके जो इसके चीफ प्रीस्ट का क्या नाम था? इसके चीफ प्रीस्ट का तो नाम है अधर्वयु। अधर्वयु। और इसके उपवेदा का क्या नाम है? उपवेदा ऑफ यजुर्वेद इज धनुर्वेदा नाम है। उपवेदा किसके? तो यजुर्वेद के उपवेदा का क्या नाम है? तो धनुर्वेदा नाम है। ये ऐसा वेद है, यजुर्वेद इज द ओनली वेद विच इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड इन पोएम। गद्य और पद्य दोनों शैली में कौन सा वेद को लिखा गया? यजुर्वेद को। यजुर्वेद को रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोएम। मीन्स इसको गद्य और गद्यांश एक जैसे ऐसे लिखते हैं उसी फॉर्म में, गद्य के फॉर्म में एंड पद पोएम के फॉर्म में, ये दोनों शैली में कौन से वेद को लिखा गया है? तो वो है यजुर्वेद। फिर लास्टली आता है अथर्ववेद, सबसे न्यू वेद कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं? न्यू वेदा। और इसकी रचना कौन करते हैं? कंसीडर्ड एज नॉन आर्यन वर्क एंड कैटेगराइज इनटू 20 सेक्शंस और बुक कंटेनिंग 711 हिम्स। इसकी रचना कौन करते हैं? तो वो नॉन आर्यन करते हैं इसकी रचना। और ये जो है टोटल 20 बुक्स में इसे डिवाइड किया गया। और इसमें टोटल कितने हिम्स है? 711 हिम्स है। इसी में जो है हम लोग मेजिकल स्पेल्स जो है, चार्म्स वगैरह सब, स्पिरिट्स और डेंजर्स वगैरह सब, जो चीज़ जो है मतलब जादू टोना टोटका, ये देख रहे होंगे, ये सारा चीज़ जो दिया हुआ है ये हम लोग अथर्ववेद में जानते हैं। वशीकरण वगैरह सब, जादू टोना टोटका वगैरह सब चीज़ हम इसमें जानते हैं। ये जो हमें मेडिसिन के बारे में हमें इसमें इसी में मेंशन किया हुआ है। मेडिसिन आर mentioned in this Veda। इसके उपवेद का क्या नाम है? उपवेदा का ऑक्सिलरी वेद जो इसका उपवेद है उसका क्या नाम है? तो वो है शिल्पवेद। और इसके चीफ प्रीस्ट का क्या नाम है? चीफ प्रीस्ट उसका क्या नाम है? तो ब्रह्मवेद नाम है। इसी एज में जो है ये ऋग्वेद में जो है आयरन का वर्णन किया गया है। आयरन आर मेंशन्ड इन दिस एज, मेंशन्ड इन दिस वेदा। इस वेदा में जो है आयरन सब के बारे में बताया गया है। तो किसमें? अथर्ववेद में। फिर अब हम लोग देखते हैं ब्राह्मण के बारे में। यह एक वैदिक लिटरेचर है। सबसे पहला ये देखते हैं ब्राह्मण जो होता क्या है। ये जो होता है ब्राह्मण में वेदों को सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है। ब्राह्मण में जो है ब्राह्मण में वेदास को सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया गया है। ये जो ब्राह्मण जो है हमें वेद के हिम्स जो है उसके जो पोएम जो है उसका ओरिजिन वगैरह एप्लीकेशन वगैरह सारा कुछ हम ब्राह्मण की मदद से जानते हैं। सभी वेद के एक अलग अलग अपने ब्राह्मण है। ईच वेदाज है स्पेसिफिक ब्राह्मण। प्रत्येक वेद के जो है अपने अलग अलग ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद के अलग है, यजुर्वेद के अलग है, सामवेद के अलग है और अथर्ववेद के अलग है। इसे याद कर लीजिएगा इस चारों के ब्राह्मण का क्या नाम है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण का क्या नाम है? तो ऐत्रेय कौस्तिकी नाम है। ऐत्रेय कौस्तिक ब्राह्मण नाम है। तो सामवेद के ब्राह्मण का क्या नाम है? टांडिया या जमिनी। टांडिया और जमिनी नाम है किसका? तो सामवेद के ब्राह्मण का नाम। यजुर्वेद के ब्राह्मण का क्या नाम है? तो वो है तैत्तिरीय सतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद के ब्राह्मण का क्या नाम है?
उसका क्या नाम है, तो वो है गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण जो है किसका है, अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम। फिर आता है ब्राह्मण के बाद, अब हम आगे देखेंगे, उसी को हिंदी में लिखा गया है, जो कि गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद के हैं। फिर यजुर्वेद के ब्राह्मण का क्या नाम है, तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण का क्या नाम है, तांडिया और जैमिनी। और ऋग्वेद के ब्राह्मण का क्या नाम है, ऐत्रेय कौशिकी नाम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना अरण्यक। ये भी जो है यह एक वैदिक लिटरेचर है, वैदिक लिटरेचर है। दो हम लोगों ने देख लिया। तो अरण्यक का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ अरण्यक, अरण्यक फॉरेस्ट बुक बोलते हैं। अरण्यक का मीनिंग क्या होता है, सॉरी, अरण्यक का मीनिंग जो होता है वो होता है फॉरेस्ट बुक, फॉरेस्ट बुक, वन ग्रंथ बोलते हैं। अरण्यक जो है जंगल में रहने वाले ऋषियों द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, रिटेन बाय ऋषि मुनि। जो जंगल में जो ये देख रहे हैं, ये जो ऋषि मुनि है, इसी के द्वारा लिखा गया था ये अरण्यक को। कौन लिखते हैं, ये ऋषि मुनि लिखते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो पूजा पाठ के जगह पर ध्यान मेडिटेशन को महत्व देते हैं। रिटेन बाय सेंट्स, सेंट्स या ऋषि मुनि वगैरह से बोल दीजिए, ऋषियों के द्वारा लिखा गया था। और इसमें क्या मेनली जो बताया गया है, इसमें यह बताया गया है जो कि पूजा पाठ जो पहले ज़्यादा फोकस किया गया था, पूजा पाठ के जगह पे मेडिटेशन को महत्व दिया गया है। पूजा के जगह मेडिटेशन, मेडिटेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान पर को महत्व दिया गया है। अरण्यक के बारे में बस इतना ही पढ़ना है, अरण्यक से रिलेटेड ना के बराबर क्वेश्चन आया अभी तक। फिर लास्ट आता है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है, अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। वैदिक लिटरेचर का ये लास्ट पॉइंट है। उपनिषद का मतलब होता है सिंपली बुक ऑन फिलोसफी, ये दर्शन की किताब। बुक ऑन, सीधे आपसे पूछ दिया जाएगा उपनिषद का मीनिंग क्या होता है, तो उसका मीनिंग होता है बुक ऑन फिलोसफी। ये किसका मीनिंग होता है, तो उपनिषद का मीनिंग होता है। उपनिषद में हम लोग जो है ये सब चीज़ जानते हैं, बर्थ के बारे में, रिबर्थ के बारे में, कर्मा के बारे में, मोक्ष, ये सारा चीज़ जो है हम उपनिषद में जानते हैं। इसमें किस चीज़ के बारे में सारा कॉन्सेप्ट जानते हैं, आत्मा, ब्रह्मन, सोल, रिबर्थ, ये सारा चीज़ जो स्पिरिचुअल ज्ञान वगैरह, धार्मिक ज्ञान जो होता है, आध्यात्मिक ज्ञान, ये सारा चीज़ हम लोग जो है उपनिषद से हम लोग जानते हैं। टोटल कितने उपनिषद हैं, तो टोटल 108 उपनिषद हैं। टोटल 108 उपनिषद है। ये जो 108 उपनिषद के कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो मुक्तिका उपनिषद में ये मेंशनड है, मेंशनड इन मुक्तिका उपनिषद, मुक्तिका उपनिषद। सबसे बिगेस्ट उपनिषद क्या है, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो बिगेस्ट उपनिषद, तो उसका क्या नाम है, तो वह है बृहद्रक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। और स्मॉलेस्ट उपनिषद का क्या नाम है, स्मॉलेस्ट का क्या नाम है, तो उसका क्या नाम है, मुंडका उपनिषद, मुंडका उपनिषद। और इसी उपनिषद से, मुंडका उपनिषद से जो है ये जो सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा गया है, ये सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडका उपनिषद से, मुंडका उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। इसमें जो है उपनिषद में
जो कि उस टाइम में किस तरह के मैरिज होते थे वो सारा कुछ जो है दिया हुआ है। मैरिज का टाइप जो था अनुलोम शादी, अनुलोम मैरिज होता था, अनुलोम तरह का शादी, और प्रतिलोम विवाह होता था। अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता था, जो कि मेल जो है हायर कास्ट का होना चाहिए और फीमेल जो है लोअर कास्ट का। प्रतिलोम में क्या होता था, फीमेल जो है हायर कास्ट और मेल जो है लोअर कास्ट का। इसका अपोजिट होता था। अनुलोम का फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इसमें मेल जो है हायर कास्ट और फीमेल जो है लोअर कास्ट। इसमें क्या होता था, मेल में, प्रतिलोम में मेल जो है लोअर कास्ट का और फीमेल जो है हायर कास्ट का होता था। सत्यमेव जयते ये सारा चीज जो है इसी में से लिया गया, और ये कहाँ से, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। मुंडका उपनिषद से भारत की राष्ट्र प्रतीक जो है सत्यमेव जयते का संदर्भ दिया गया है। फिर अपना नेक्स्ट आता है, अब आगे देखेंगे हम लोग वेदांत देखेंगे। वेदांत क्या होता है, वेदांग क्या होता है, ये सब चीज़ है हम लोग देखेंगे। ये भी यह एक जो है फिलॉसफी है, यह भी एक फिलॉसफी है। ये कौन सा फिलॉसफी है, तो हिंदुइज्म का फिलॉसफी है, हिंदुइज्म की फिलॉसफी है, फिलॉसफी है। ये वेदांत का मीनिंग क्या होता है, तो वेदांत का मीनिंग होता है एंड ऑफ वेदास, वेदों की अंत दर्शाता है। हम लोग वेदों की अंत दर्शाता है कहाँ पे है, तो वो वेदांत के बारे में। पूरे वेद का सार जो है वेदांत ही कहलाता है। इसमें क्या दिया हुआ, वेदांत मार्क्स द कंक्लूजन ऑफ द वेदास, डिनाउंसिंग रिचुअल्स, सेरेमनीज एंड सिंबलाइजिंग द फाइनल फेज ऑफ ऋग्वेदा, सिंबलाइजिंग द फाइनल फेज ऑफ वेदा। वेदों के अंतिम चरण जो है वो वेदांत ही कहलाते हैं। और वेदांग किसे बोलते हैं, तो वेदांग जो बोलते हैं लिम्स ऑफ वेदा, वेदों के जो अंग जो है, बहुत सारे वेद के जो ब्रांचेज जो है, लिम्स ऑफ वेदा और ब्रांचेज ऑफ वेदा, ब्रांचेज ऑफ वेदा, ये किसे बोलते हैं, तो इसे वेदांग को बोलते हैं। टोटल कितने वेदांग है, तो 6 वेदांग है टोटल जो है, 6 वेदांग दिया हुआ है। तो सबसे पहला जो है क्या नाम है, शिक्षा, जिसको बोलते हैं फोनेटिक्स, मतलब हिंदी में बोलते हैं पठन पाठन या उच्चारण। फिर दूसरा आता है कल्प, इसमें रिचुअल साइंस जो होता है, जो कि कर्मकांड सबसे रिलेटेड, ये सारा चीज़ जो हम लोग है कल्प में देखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ज्योतिष, जो एस्ट्रोनॉमी, जो हाथ वगैरह दिखाते हैं हम लोग, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अपना भविष्य जो दिखाते हैं, ये ज्योतिष में आता है। फिर चौथा नेक्स्ट है व्याकरण, ग्रामर जो है, इसमें वाक्यों का निर्माण के बारे में हम लोग व्याकरण से जानते हैं। और सबसे पुराना व्याकरण कौन सा है, ओल्ड व्याकरण, व्याकरण का क्या नाम है, तो अष्टाध्याय नाम है, अष्ट अध्याय। किसके द्वारा लिखा गया था, तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। फिर निरुक्त जो है, जिसे इटिमोलॉजी बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ वर्ड जो है, वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये सारा हम लोग निरुक्त के बारे में जानते हैं। लास्ट जो आता है छठा वेदांग क्या है, उसका नाम है छंद, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। होता है पुराण जो है, यह एक धार्मिक बुक है, यह एक रिलीजियस बुक है, रिलीजियस बुक है। पुराण में जो हमें हिंदू संस्कृति के धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक पहलू जो भी है उसे विस्तार से बताया गया है, समझाया गया है। ये सब चीज़ें जो है दर्शाया गया है हिंदू धर्म के बारे में, उसके सामाजिक ऐतिहासिक पहलू जो भी है सबको दर्शाया गया है। पुराण जो है हमें देवताओं की कहानियाँ जो है, मोरल टीचेज वगैरह सारा चीज़ इसमें पुराण में ही वो दर्शाया गया है। इसके थीम क्या कवर किए गए हैं पुराण में, ये जो है हिंदू धर्म के विकास, हिंदू धर्म के जो है विकास, हिंदू धर्म के सामाजिक नियम, उसके प्रथा, उसके हिस्टोरिकल लीनियज, ऐतिहासिक वंशावली को, हिस्टोरिकल लीनियज वगैरह सब है, सब कुछ जो है इसमें दर्शाया गया है। ये सारा चीज़ किस में दिया गया है, वो है पुराण में। टोटल कितने पुराण है, तो टोटल 8 पुराण है, 18 पुराण है टोटल। तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। तो 18 का क्या नाम है, पहला है अग्नि पुराण, दूसरा है ब्रह्म पुराण, तीसरा है भगवत पुराण, चौथा
ब्रह्मांड पुराण, गरुड़ पुराण, ये इस तरीके से 18 पुराण है। हमें ये 3 पुराण को याद रखना है, एक मत्स्य पुराण, एक वायु पुराण, एक है विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण के रिगार्डिंग हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, तो आगे जब जो पढ़ेंगे तो सातवाहन डायनेस्टी में, वाहन डायनेस्टी में ये मत्स्य पुराण हमें बताता है। और ये जो विष्णु पुराण है ये हम मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ेंगे, मौर्यन डायनेस्टी। और वायु पुराण के रिगार्डिंग हम लोग कहाँ जानेंगे, तो वो पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी। ये तीनों जो पुराण है ये हमें, मत्स्य पुराण जो है हमें सातवाहन डायनेस्टी, वायु पुराण गुप्ता डायनेस्टी एंड विष्णु पुराण मौर्यन डायनेस्टी, वहाँ देखेंगे हम लोग। फिर आगे देखते हैं, ये पुराण जो है, पुराण में धर्म के 5 प्रमुख विषय हैं, 5 प्रमुख विषय। तो वो कौन कौन सा है, एक है सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा है वामसा, चौथा है मनवंतरा, और 5वां है, तो 5वां का क्या नाम है, वम सुनकर केरिटम। सॉरी, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या दिया हुआ है, तो वो है वंशानुचरित, सॉरी वंशानुकरिटम, पता नहीं, सॉरी, जो भी हो पढ़ लीजिएगा। अब जो है ये 5 जो सब्जेक्ट जो दिया हुआ है, 5 सब्जेक्ट्स ऑफ धर्मा इन पुराण, उसमें जो है एक एज जो है, समय काल जो है सतयुग होता है, सतयुग काल, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, ये सारे 4 काल है। और इसमें जो है पुराण के 5 सब्जेक्ट को डिस्कस किया गया। तो पहला क्या है, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतराज एंड वामा एंड रॉयल लीनिएज जो है, वामा रॉयल लीनिएज है। तो प्रतिसर्ग हमें क्या बताता है, तो क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की रचना कैसे होती है, ये जो देख रहे हैं, ये यूनिवर्स की रचना कैसे हुई है, उस सब चीज़ों के बारे में, ये यूनिवर्स जो ब्रह्मांड कैसे बना है, ये हम सर्ग के मदद से जानते हैं। सर्ग जो है हमें ब्रह्मांड की प्राथमिक सृष्टि या उसकी रचना के बारे में बताता है। प्रतिसर्ग हमें क्या बताता है, प्रलय के बाद पुनर्सृष्टि, रिक्रिएशन आफ्टर एनिहिलेशन। और मनवंतर जो है ये कहाँ है, विभिन्न मनुओं के शासनकाल के बारे में बताता है। वामसा जो है देवताओं ऋषियों की वंशावली के बारे में बताता है। और वंशानुचरित जो है राजवंश, वंशानुचरित, ये हमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के इतिहास के बारे में बताता है। ये जो 4 आश्रम जो है ये देख लीजिएगा, बस ये नाम के लिए वैसे ये दिया हुआ है, बस देख लीजिएगा। ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ होता है, वनप्रस्थ होता है और संन्यास होता है। फिर अपना है नेक्स्ट क्या दिया हुआ, इपिक महाकाव्य। 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इपिक है, उसका क्या नाम है, एक का नाम है महाभारत, दूसरे का क्या नाम है, तो रामायण। महाभारत जो है इसका ओरिजिनल क्या नाम था, इसका ओरिजिनल नेम इज जय संहिता, जय संहिता। और इसमें टोटल कितने श्लोक है, हिम्स है, तो 8800 हिम्स है। ये जो है लॉन्गेस्ट इपिक है, ये जो है महाभारत इज द लॉन्गेस्ट इपिक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया, ये कौन से सब्जेक्ट में है, कौन से लैंग्वेज में है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। और किसके द्वारा लिखा गया है, महर्षि बाय वेदव्यास के द्वारा ये लिखा गया है। और गीता जो है महाभारत से ही लिया गया है। तो रामायण का ओरिजिनल नेम क्या दिया हुआ है, तो वो है आदि काव्य। ओरिजिनल नेम इज आदि काव्य, आदि काव्य। ये कितने श्लोक है इसमें, तो 2400 हिम्स है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो वाल्मीकि के द्वारा ये लिखा गया है। ये जो महाभारत जो है ये ज़्यादा रियलिस्टिक है और रामायण जो है मोर आइडियलिस्टिक है। इसके रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स है मैंने सारा बता दिया है और इसी में सारा पॉइंट मेंशन किया गया है।
फिर यहाँ से आता है अर्ली अर्ली वैदिक पीपल जो था, मतलब ऋग वैदिक पीपल जो था, वह एक सेमी नोमैडिक लाइफ जीते थे। इन द सेंस वो लोग जो सेटल, कुछ जो सेटल लाइफ भी जीते थे और कुछ बंजारे की जिंदगी भी जीते थे, कुछ जो है नोमैडिक लाइफ भी जीते थे। इस वजह से उसे सेमी नोमैडिक बोला जाता था। और वहाँ के पीपल को क्या बोला जाता है, उसके चीफ को, उसके चीफ को बोला जाता है राजन या गोप बोला जाता है। किसके, तो ऋग्वेद के जो चीफ थे, ऋग्वेद के पीपल के, उसके जो चीफ होते थे, मीन्स राजा जो होते थे, उसे राजन या गोप बोला जाता था। उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, जो जनजाति और पशुओं की सुरक्षा करना उनका काम था। सेफ गार्डिंग द ट्राइब एंड केटल्स फ्रॉम द एडवर्सरी, जो एडवर्स कंडीशन में उसकी सुरक्षा करना, ये इनका काम था। ये राज और गोपन जो थे, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, ये राजन या गोपन जो है, राजन, इसे नहीं पढ़ना है ये पॉइंट को, राजन या गोप जो है, इसे कौन मदद करते थे, तो सभा, समिति, गण एंड विद्वत, ये सभी इसे मदद करते थे। सभा को कितने बार मेंशन किया गया है, इसे 8 बार मेंशन किया गया। समिति किसे मेंशन किया गया, तो 9 बार मेंशन किया गया। समिति का क्या काम होता था, तो ये समिति जो था एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में राजन को हेल्प करते थे। हेल्प द राजन टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। और राजा जिस एरिया तक, जो राजा का जो एरिया होता था उसे क्षेत्र बोलते थे। उस क्षेत्र को जो डिवाइड किया गया था, जन, विष, ग्राम, कुलूप, ये 4 चीज में जो राजा जिस एरिया तक में जो एरिया जो फैला हुआ था उसे क्या बोलते हैं, क्षेत्र बोलते थे, क्षेत्र बोलते थे। इसी में जो है जन, ग्राम, ये सारा चीज जो है, जन, सॉरी गन बोल लिख दिया, जन, विष, ग्राम, क्लूब, ये सारा चीज इसी में आता था। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसका प्रशासन कैसा था, वो सारा चीज हम आगे देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या दिया गया है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऋग्वेदा सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पुरोहित, सनानी, वरजपति एंड ग्रामिणी। पुरोहित जो थे, जो ऋग्वेद टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन में जो रोल दिया गया था, ये 4 थे उसका। तो पुरोहित जो प्रीस्ट जो होते थे, उनका क्या काम रहता था, रिचुअल्स जो सर्विस होते थे, वहाँ का जो धार्मिक काम होता था, उन सब चीज़ों को रन करना, और उसके लिए उसे जो है गिफ्ट व दान वगैरह दिया जाता था, दान दक्षिणा, ये सारा चीज़ जो है ऑफर किया जाता था। सनानी जो है ये एक सेना प्रमुख होते थे, एंड वरजपति जो है क्षेत्र के नियंत्रण करने वाले अधिकारी होते थे। इसके कंट्रोल में जो एरिया होता था उसे वरजपति बोलते थे। ग्रामणी जो है गांव और युद्ध इकाई के नेता होते थे। गांव के जो एक एरिया रहता था गांव का, उसका ये लीडर कहलाता था, उसका क्या नाम था, वो ग्रामीणी नाम था। सभा, समिति, विद्वत, गण, ये जो मैंने बताया था, तो सभा किसे बोलते हैं, ए स्मॉलर असेंबलीज फॉर इलाइट्स। समिति, सर्वश्रेष्ठ लोगों का एक छोटा समूह को क्या बोलते हैं, सभा। समिति जो है राजन द्वारा अध्यक्षित एक व्यापक जनसभा, ए ब्रॉड बेस्ड फोल्क असेंबली चेयर्ड बाय राजन। फिर विद्वत किसे बोलते थे, ए ट्राइबल असेंबली विथ डाइवर्स फंक्शन। और गण किसे बोलते थे, ए असेंबली और ट्रूप्स को बोलते थे। जो अर्ली वैदिक पीरियड था, उस टाइम में जो था मेल और फीमेल के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता था, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाता था। ये वोमेन भी जो थे, ये इन सभी चीज़ों में, सभा वगैरह में जो पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ लेटर वैदिक पीरियड में जो है सोसाइटी जो है पेट्रियार्कल होने लगा। ये वही उसे हिंदी में लिखा गया। फिर नेक्स्ट है अपना, आर्यन हैज इंगेज्ड इन 2 टाइप्स ऑफ बैटल। आर्यन जो है 2 तरह के वार में संघर्ष करते हैं, विथ प्री आर्यंस एंड दसायु। Amongst themselves 2 such battles have been mentioned. A battle occurred between भरत किंग दिवोदशा, विनर होते हैं, दशा रूलर। ये अभी मैंने जो ये बताया था, ऋग्वेद के ही टाइम में एक युद्ध लड़ा जाता है, दशायु का युद्ध, जिसमें बैटल ऑफ 10 किंग्स जो बोलते हैं उसे बताया था। हाँ, बैटल ऑफ 10 किंग्स
बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राज युद्ध। इसमें क्या होता है, जो कि सुदास एंड सांबर के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें सुदास की जीत होती है। और ये कौन से नदी के किनारे होता है, तो वह पुरस्नी नदी के किनारे होता है। फिर अब अपना देखते हैं, ये जो ऋग्वेदिक टाइम में जो है, ऋग्वेदिक पीरियड में वर्ण जो थे, वर्ण 4 होते थे। वो कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देख रहे होंगे ब्राह्मण, इसकी वेशभूषा से भी पहचान सकते हैं। क्षत्रिय का क्या रोल होता था, वैश्य का क्या रोल होता था, और शूद्र का क्या रोल होता था। उस टाइम में जो कास्ट सिस्टम था वैदिक पीरियड में, ऋग्वेदिक टाइम में, तो कास्ट सिस्टम वाज नॉट रिजिड। कास्ट सिस्टम वाज नॉट रिजिड। इसका मतलब ये बताया जा रहा है, जो कि कास्ट सिस्टम ऐसा था, जो जिस तरीके का कर्म कांड का वो काम करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसे उस कास्ट में दे दिया जाएगा, उस कास्ट के ग्रुप में आएगा। इस वजह से एक घर में जो है एक से ज़्यादा कास्ट के पीपल रहते थे। जो प्रीस्ट का काम करते थे, पूजा कर्म कांड का काम करते थे, पूजा से रिलेटेड काम करते थे, वो क्या कहलाते थे? ब्राह्मण कहलाते थे। और जो वार से रिलेटेड काम करते थे, लड़ाई लड़ते थे, वो क्या होते थे? तो क्षत्रिय होते थे। और वैसे क्या करते थे? ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे। और शूद्र का क्या काम होता था? तो ये क्या करते थे? दे सर्व द अपर थ्री। ये तीनों को क्या करते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को सेवा कर देते थे। ये किनका काम था? तो ये काम था शूद्र का। फिर अब हम यहां से ये देखते हैं, फैमिली जो है, द फैमिली वाज द बेसिक यूनिट ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी। देखिए सोसाइटी जो था, यहां से हम देखते हैं सोसाइटी में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बना हुआ था। एक सबसे बेस का यूनिट क्या नाम था? वह था फैमिली। फैमिली में फैमिली को क्या बोलते थे? कुल बोलते थे। फिर दूसरा आता है विलेज, जिसे क्या बोलते थे? ग्राम बोलते थे। और तीसरा क्या होता था? क्लान होता था, जिसको विश बोलते हैं। और चौथा क्या होता था? पीपल, जिसे क्या बोलते थे? जन बोलते थे। कुल के हेड को क्या बोलते थे? कुलपति बोलते थे। ग्राम के हेड को क्या बोलते थे? ग्रामिनी। और जो विश के हेड को क्या बोलते थे? विशपति बोलते थे। और जन के हेड को जनपति बोलते थे। तो फैमिली का ये दिया गया था। और उस टाइम में सोसाइटी कैसा था? धीरे धीरे जब लेटर वैदिक पीरियड आने लगा, तो उस टाइम में सोसाइटी जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी होने लगा, पितृसत्तात्मक, इन द सेंस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होने लगा। घर के जो मुखिया कौन कहलाते थे? तो वो फादर कहलाते थे। ग्रैंडफादर जो है मेल जो होते थे, फैमिली के मतलब वो घर के हेड कहलाते थे। उस टाइम का फैमिली कैसा था? न्यूक्लियर फैमिली नहीं था। उस टाइम में जो था ज्वाइंट फैमिली रहते थे। कब? लेटर वैदिक पीरियड का बात है। वर्ण सिस्टम जो है 4 तरह के होते हैं। तो जो कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये वैदिक सिविलाइजेशन के खत्म होने के बाद इसे 4 में बांटा गया था। तो ये चारों जो थे वैदिक पीरियड में किस चीज़ पे बेसिस से? तो ये कर्मों के बेसिस पे बांटा गया था। और लेटर वैदिक में है ये हेरिडेटरी कर दिया गया था। इन द सेंस यदि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद उसका जो आने वाला पीढ़ी रहेगा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। यदि क्षत्र में यदि जन्म लिया, क्षत्रिय में, तो वो क्षत्रिय ही बनेगा। मैरिज क्या होता था? शादी किस टाइप का होता था? मोनोगेमस मैरिज होता था। इन द सेंस एक ही शादी होती थी। कब? ये वैदिक पीरियड का टाइम है। उस टाइम का लैंग्वेज क्या था? तो संस्कृत लैंग्वेज वैदिक पीरियड के टाइम में मेनली प्रीफर किया जाता था। फिर क्या है? इंपोर्टेंस ऑफ वेदास। वेदा सोसाइटी गिव ए लार्ज इंपॉर्टेंस टू वैदिक लिटरेचर। उस टाइम के जो वैदिक सोसाइटी थे, ये वैदिक लिटरेचर को बहुत ज़्यादा वैल्यूज देते थे। उस टाइम का नेचर क्या था? तो ये लोग पेस्टोरल नेचर था। पास्टोरल इन द सेंस पशु चराते थे, चरवाहा जीवन जीते थे। मेन सोर्स ऑफ अर्निंग वही कहलाता था। कब की ये बात है? तो
वैदिक पीरियड की और लेटर वैदिक में जो है ये एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड इट वाज लेटर ट्रांसफॉर्म इनटू एग्रीकल्चर, दैट वाज लेटर वैदिक, लेटर वैदिक। फिर जो है ऋग्वेदिक आर्यंस आर प्राइमरली पेस्टोरल ऑफन इंगेज इनटू वार फॉर काउज। ये लोग जो है गाय के लिए लड़ते थे। उस टाइम में गाय को जो है बहुत ज़्यादा पूजा जाता था, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते थे। गविस्ती सिग्निफाइज वार इन ऋग्वेदा रिप्रेजेंटिंग द परस्यूट्स ऑफ काउज। वेल्दी इंडिविजुअल जो सबसे अमीर होते थे कब, वैदिक पीरियड के टाइम में, उसे गोमत बोला जाता था। उसके पास क्या होता था, बहुत सारे गायज होते थे, एम्फिसाइजिंग देयर सिग्निफिकेंस, वो अपना वैल्यूज उसी से, जिसके पास जितना ज़्यादा गाय होते थे उसी के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यूज होती थी। जो उस टाइम में जो दान वगैरह दिया जाता था वो गाय ही दिया जाता था, एंड ओमेन स्लेव्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लैंड मेजरमेंट। जमीन को एज ए दान में नहीं दिया जाता था। गोल्ड कॉइन को क्या बोलते थे, निस्क बोलते थे, एंड वेयर यूज्ड फॉर लार्ज ट्रांजैक्शंस एंड बार्टर सिस्टम प्रिवेल्ड विथ कॉज एज ए क्रूशियल यूनिट ऑफ वैल्यूज। ऋग्वेदा mentions various artisans indicating their practices of carpentry, charioteer and making. उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फिर आगे है जो वैदिक पीरियड में जो देवता थे उन सबों का क्या नाम था, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, वामा, रुद्रा, सौर्य, वायु, पृथ्वी, अदिति, मेरटस, उषा एंड अश्विनीस एंड सिनवाली एंड सावित्री। ये सब के जो है क्या काम थे। इंद्र जो है वर्षा के देवता कहलाते थे। इन्हें कितने हिम्स दिए गए हैं, तो 250 हिम्स प्रेज्ड किए गए हैं इसमें। अग्नि जो है गॉड ऑफ फायर, आग के देवता कहलाते थे। कि सब चीज़ एक बार देख लीजिएगा। और ये सारे जो है यहाँ पे देवता जो है उसी से रिलेटेड दिए गए हैं, उसे हिंदी में मेंशन कर दिया गया। अब जब ये चीज़ आने लगता है यहाँ से, इसके बाद जो होता है बुद्धिज्म, जैनिज्म, जब यहाँ से जो है ओमेन का कंडीशन पिटिएबल होने लगता है, दयनीय स्थिति होने लगती है, जाति व्यवस्था आने लगता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है राइज ऑफ बुद्धिज्म का जन्म स्टार्ट होता है। बुद्धिज्म स्टार्ट